हेलो फ्रेंड्स, मैं मुकुल देव आप सभी लोगों का क्रैक यूपीएससी सीएससी जीएस इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हम सभी लोगों का जो टॉपिक है वो है मेमोराइज एवरीथिंग विच यू रीड। यूपीएससी के इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों को डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, लाइव टेस्ट क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। मेरे साथ और मेरे साथ जो मेरे सहयोगी हैं, जो मेरे टॉप एजुकेटर्स हैं, अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं, उनके साथ आपको तैयारी करने का मौका मिलता है। आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे मैं स्वागत कर रहा हूं और एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अपने इस सेशन की शुरुआत हम लोग करते हैं कि जनवरी 17 तारीख 2021 को 11 बजे जो है वो जो अनअकैडमी का कॉम्बैट सेशन है वो स्टार्ट हो रहा है। ऐसे में मैं उम्मीद करूंगा कि इस 45 मिनट में आप 60 क्वेश्चंस की एक्सरसाइज कर सकते हैं और अपने तैयारी की दशा और दिशा को निर्धारित कर सकते हैं कि आप कहाँ पर खड़े हैं। और इसके साथ साथ आपको बेहतरीन प्राइजेस भी मिलते हैं, प्राइज कॉम्प्लीमेंट्री है। सबसे बड़ी बात है कि आप इस इंडिया के लेवल पे जो यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स में आप अपने आप को कहाँ स्टैंड करते हैं, ये जांचने परखने का जो मौका है वो आप देख सकते हैं। और 2021-22-23 को लेके तैयारियां शुरू हो गई हैं, बैचेस शुरू हो गए, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तमाम बेस्ट एजुकेटर्स हैं जिनके साथ आप जा सकते हैं और अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और चूंकि यूपीएससी, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत बड़ा है और ये सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर आप खाली फर्स्ट पेपर को देखें, सेकंड पेपर को देखें, थर्ड पेपर को देखें, फोर्थ पेपर को देखें, तो इस तरह से 4 पेपर जो जीएस के हैं प्लस जो है आपके ऑप्शनल के पेपर्स हैं, और ये तो मेंस की कहानी हो गई, पीटी की कहानी अलग है। तो ऐसे में इतना बड़ा सिलेबस, अगर खाली सिलेबस को देखने की कोशिश करें तो ये पन्नों में बिखरा हुआ जो सिलेबस है, अगर आप इनको कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि कम से कम 10 से 12 पन्ने जो है ये सिलेबस हैं। और सिलेबस अगर 10 से 12 पन्नों का सिलेबस है तो आपको सोच सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना पड़ेगा। ऐसे में क्या सारी चीज़ें जो आप पढ़ेंगे क्या उनको याद रख सकते हैं? तो ये सेशन जो है वो पूरी तरह से जो सेशन है वो सेशन इसीलिए बनाया गया है कि आप जो पढ़ें, मेमोराइज एवरीथिंग, जो भी आप पढ़ रहे हैं, मेमोराइज एवरीथिंग विच यू रीड, जो भी आप पढ़ें उसको आप क्या है मेमोराइज कर सकें। और ये सेशन इस बात के लिए निर्भर है कि कैसे करें। तो देखिए, कैसे करें का एक जो उत्तर है वो उत्तर देने की मैं कोशिश करता हूं 6-7 पॉइंट्स में, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बात को करके आप लाभान्वित होंगे। सबसे पहला आपको काम करना है कि आप जो है जो भी बुक लें, जो भी टॉपिक लें पढ़ने के लिए, तो पहले टॉपिक में आप, जैसे टॉपिक आपने ले लिया, आपने टॉपिक कोई भी ले लिया, जैसे मैंने आपको एक टॉपिक दे दिया रिसोर्स का। अब ये टॉपिक आप अगर पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो आप उसके शीर्षक पे पहले ध्यान दीजिए। वहां पर उस पन्ने में क्या हाईलाइटेड वाक्य हैं उनको एक बार देख लीजिए, 1 सेकंड में देखिए। अभ्यास प्रश्न को देख लीजिए कि उसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं। इससे आपको पढ़ने से पहले अंदाजा हो जाएगा कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाट आर यू गोइंग टू रीड, ये लाइन आप एकदम याद रखिएगा कि जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं उसका एक आपके दिमाग में आउटलाइन होना चाहिए कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। जब आप ये काम करें तो 5 मिनट में पूरी के पूरे वहाँ पर जो बोल्ड हाइलाइटर्स में जो भी शब्द दिए गए हैं या जो भी हेडिंग्स दी गई हैं, उन हेडिंग्स को आप देख लें और उन हेडिंग्स को एनालाइज कर लें कि वहाँ पर हेडिंग्स क्या क्या हैं। अब जब आप उसको एनालाइज कर लें तो एनालाइज करने में आप सबसे इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान रखें, जैसे कि आप ये आदत डालें, आप ये हैबिट्स क्रिएट करें अपने अंदर कि आप जो है वो हाइलाइटर पेन रखें जिसमें जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उन कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करेंगे। मैं अभी इसका प्रैक्टिकल भी आपको दिखाता हूं कि कैसे आपको करना है, कीवर्ड्स को हाईलाइट कर सकें। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको क्या ध्यान रखना है जब कभी भी हम पढ़ेंगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे हमको ध्यान रखना है कि हमको डिफरेंट कलर्स यूज करने हैं, हमको डिफरेंट कलर यूज करने हैं। और ये डिफरेंट कलर यूज करके हम चीज़ों को क्या करें, जैसे मान लीजिए अगर हमारा जो है ये कहीं ना कहीं फैक्ट है, तो फैक्ट को हम डिफरेंट कलर से यूज कर रहे हैं। कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं, कोई कॉन्सेप्ट जहां पे है उसको हमने डिफरेंट कलर से बेस्ड कर दिया। तो इस तरीके से फैक्ट और कॉन्सेप्ट का जो मिश्रण हमको किताबों में मिलता है, कई बार वह फैक्ट्स के रूप में होता है, कई बार वह परिभाषाओं के रूप में होता है, डिस्क्राइब होता है, डिफाइन होता है, तो या एनालाइज वहाँ उन्हीं चीज़ों में एनालिसिस किया होता है। तो इन चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट बेस में, तो उनको हम डिफरेंट कलर से कर लेंगे। तो ये कलर्स कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं हमको
फायदा पहुंचाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जब ये कलर कॉन्सेप्ट्स आप यूज करेंगे तो होगा क्या कि जब आप किसी भी मैं आपके लिए यूज कर देता हूं, जैसे मान लीजिए ये एक पन्ना मैंने एनसीईआरटी का ले लिया, तो जैसे ये पूरा का पूरा ये है एक पेज है, तो मैंने क्या किया कि ये एक पैराग्राफ है, ये कहीं ना कहीं दूसरा पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। तो मैंने क्या किया कि मैंने इस पूरे पेज को मुझे क्या करना है, पूरे पेज को आप डिवाइड करिए, पूरे पेज को आप डिवाइड कर लीजिए। और जब आप इस पेज को डिवाइड कर लेंगे पैराग्राफ्स में, अब डिवाइड करके क्या करिए, आप कलर यूज करिए, आप कलर्स यूज करिए। और कलर यूज करेंगे तो यहां पर मेमोराइजिंग जो पावर है आपकी, जो स्मृति है वो आपकी बढ़ेगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां पर ये लिखा हुआ है कि यूटिलिटी, यूटिलिटी पे यहाँ पे यूटिलिटी का शब्द दिया है और यहाँ पर कहा कि यूटिलिटी या उपयोगिता जो है वह किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करती है, वो रिसोर्स बनाती है। तो आपने क्या किया, आपने यूटिलिटी जो है वो क्या है, फीचर किसका है, रिसोर्स का फीचर है। तो आपने इसको क्या किया, अपने रेड पेन से या ब्लू पेन से या ग्रीन पेन से क्या किया, आपने मार्कआउट कर दिया। फिर वहां पर उसने कहा कि वैल्यू मीन्स वर्थ, ये अगर किसी भी चीज में वैल्यू होगी, अगर मूल्य होगा तो वो क्या है, वैल्यू का मतलब यहां पर वर्थ से निकाल रहा है। और जो वर्थ है वही किसी न किसी चीज को क्या करती है, रिसोर्स बनाती है। मतलब यहां पर अगर हमसे कोई पूछे कि रिसोर्स क्या है या संसाधन क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि रिसोर्स जो है उसमें जिसमें यूटिलिटी का फैक्टर हो, जिसमें उपयोगिता हो, जिसकी वर्थनेस हो, ये हम कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं जिसमें वैल्यू हो, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको रिसोर्स कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने क्या किया, इस तरह से आपने कहीं ना कहीं रेड पेन, ग्रीन पेन, ब्लू पेन या जितने भी कलर्स हैं आप यूज कर सकते हैं। मोटा मोटा 3 कलर्स को आप यूज करने की आदत डालिए और इस आदत के द्वारा आप इस तरह के चार्ट, इस तरह के डायग्राम्स आप वहां पर बना सकते हैं अपनी कॉपी में। और अगर कॉपी में नहीं बना सकते हैं तो आप पेज ले लीजिए, एक निश्चित पेज ले लीजिए और उस पेज में आप यूज कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने एक पेज ले लिया और उस पेज में आपने लिख दिया कि चैप्टर जो है वो 1 है और कौन सा है, एनसीईआरटी 8th है। और इस चैप्टर 1 में इस पेज में उसका पूरा जो कीवर्ड्स है, उस कीवर्ड्स की फाइंडिंग आपने निकाल के रख ली है, कीवर्ड्स निकाल लिया। जो कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजें हैं उन कॉन्सेप्ट बेस्ड चीजों को आपने वहां पर कर रखा है। तो इससे मेमोराइज करने की ताकत, स्मृति पटल आपकी बढ़ती जाएगी। जैसे मैं एक सिंपल सा और आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे यहां लिखा है कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, या यहां लिखा हुआ है कि देखिए ये जब आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो ये पैराग्राफ आपके अंदर एक समझ पैदा करेगी, एक समझ पैदा करेगी। ये जो समझ है वही कॉन्सेप्ट है आपका। और जब इस कॉन्सेप्ट्स को आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहां पर कह रहा है कि इसके अगर पहले लाइन में ही देखा जाए, यहां पर पहली लाइन में ही हम लोग देखें तो यहां पर वो 2 बात कहता है कि जो रिसोर्स है, जो भी संसाधन है, वो संसाधन 2 भागों, 2 फैक्टर्स जो है वो बड़ा डिसाइड करता है। किसी भी संसाधन को फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो 2 चीजें हैं। एक को कहता है कि वो टाइम है, समय है, और दूसरे को कहता है टेक्नोलॉजी है। तो टेक्नोलॉजी है। अब आपके दिमाग में ये बात बैठेगी कि रिसोर्स को प्रभावित करने वाले कारकों में समय जो है वो रिसोर्स को प्रभावित करता है। जो चीज कभी किसी निश्चित समय में रिसोर्स रही होगी, वो हो सकता है कि समय बदलने के कारण रिसोर्स नहीं भी हो सकती है। हो सकता है किसी चीज में तकनीक ने क्या किया कि उन चीजों में परिवर्तन कर दिया और रिसोर्स में वर्थ क्या है, वर्थ बढ़ा दिया, वैल्यू बढ़ा दिया, और अब वो क्या है, और रिसोर्स हो गई। तो ये चीजें आपको यहां पर फाइंड आउट करनी है, ये कॉन्सेप्ट समझना है। जैसे मैं सिंपल सी आपको बात बता दूं कि टाइम और टेक्नोलॉजी, इन्होंने कहा कि टाइम और टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, तो टेक्नोलॉजी का मतलब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है कि आपने अपने लेटेस्ट नॉलेज का यूज कैसे स्किल के आधार पे किया है चीजों को आसान बनाने के लिए। यहां पर देखिए उसकी परिभाषा दे रखा गया है यहां पर, तो आपको यहीं से टर्म मिल जाएंगे, यहीं से टर्म मिल जाएंगे, और आप यहां पर इसको मेंशन करें, यहां पर आप इसको मेंशन किए रहें, तो इससे क्या होगा, आपको फायदा होगा। सिंपल सी बात है, जैसे टाइप ऑफ रिसोर्सेस है, तो जब टाइप ऑफ रिसोर्सेस में उसने यही कह दिया कि नेचुरल रिसोर्सेस हैं, ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, और ह्यूमन मेड है एंड ह्यूमन, तो कहीं ना कहीं उसने 2 या 3 रिसोर्सेस की बात की है कि जो संसाधन होते हैं वो 3 भाग में प्राकृतिक हो गए, एक मानवीय कारक संसाधन होते हैं और एक मानव खुद में व्यक्तिगत संसाधन है। तो अब आपने यहां पर फिर से बना दिया, एक चार्ट बना दिया और उसमें कहा कि टाइप्स की बात की या प्रकार की बात की, और आपने रिसोर्स लिख दिया और उस रिसोर्स को फिर आपने 3 भागों में बांट दिया।
एक को आपने बताया कि नेचुरल है, प्राकृतिक है, एक को ह्यूमन मेड मतलब आर्टिफिशियल बता दिया, और एक को आपने ह्यूमन खुद को ही कि आदमी भी अपने आप में रिसोर्स है। अब नेचुरल रिसोर्स है तो वो क्या है कि वो यहां पर अगर आप देखें तो कीवर्ड क्या है, ड्रॉन फ्रॉम नेचर, तो मतलब कहीं ना कहीं प्रकृति द्वारा प्रदत्त हो, तो आपने यहां पर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एक कीवर्ड डाल दिया। तो इस तरह से कीवर्ड्स आपको पकड़ने हैं, इस तरह से आपको कीवर्ड्स पकड़ने हैं, और इस तरह से आपको पूरे के पूरे उस चैप्टर पे, मान लीजिए वो चैप्टर 7 पेज में है, 7 पेज में एनसीईआरटी में है या 10 पेज में किसी बुक में है, तो आपने कीवर्ड्स की जो फॉर्मेटिंग कर रखी है वो कीवर्ड्स की फॉर्मेटिंग 1 या 2 पेज में आपने कर रखी है। इससे क्या होगा कि इससे वो चैप्टर समराइज हो जाएगा उस 1-2 पेज में, और एग्जाम हॉल में आपके लिए रिवीजन आसान हो जाएगा। जैसे देखिए यहां पर कहा गया है कि नेचुरल रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, जैसे लेवल ऑफ डेवलपमेंट, यूज, ऑरिजिन, स्टॉक, डिस्ट्रीब्यूशन। तो कहीं ना कहीं ये भी, अब ये प्राकृतिक रिसोर्सेस पे है, अब ये जो रिसोर्स टाइप होगा इसमें नेचुरल जो होगा वो नेचुरल फिर बटेगा, और जो नेचुरल है जो प्राकृतिक रिसोर्स बटेगा वो कहीं ना कहीं लेवल ऑफ डेवलपमेंट में कि उसमें विकास का क्रम क्या है, उसका उपयोगिता क्या है, उसका वितरण क्या है, उसका उद्भव कहाँ है, उसका स्टॉक कहाँ है। तो इस तरीके से आपको समझ में आएगा, और कहीं ना कहीं जो रिसोर्स हैं वो एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स में है कि कितनी वास्तविक क्षमता है और कितनी हमारी संभावित क्षमता है। तो वास्तविक और संभावित क्षमता को हम लोग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक तरीका बताया कि सबसे आसान तरीका होता है किसी भी चीज का कि आप क्या करें, आप छोटे छोटे पॉइंट्स बनाएं, न कि बड़े पैराग्राफ। बड़े पैराग्राफ आपके लिए मुश्किल पैदा करेंगे, बड़े पैराग्राफ में आपके लिए सेंस नहीं होगा। हमेशा छोटे पॉइंट्स को, हमेशा छोटे छोटे पॉइंट्स को आप बनाइए, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया है। और ये जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, छोटे पॉइंट्स हमेशा इजी होते हैं, रिवीजन के लिए आसान होते हैं, रिवीजन के लिए आसान होते हैं। जो बड़े पैराग्राफ्स होते हैं वो क्या होते हैं, नेचर में बहुत बल्की होते हैं, और कहीं ना कहीं वो आपकी रुचि को खत्म कर देंगे, आपके इंटरेस्ट एरिया को खत्म कर देंगे। और याद रखिएगा, इंटरेस्ट अगर खत्म हुआ तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो रिवाइज करना, एक कहीं ना कहीं आपको छोटे पॉइंट्स बनाना है, पेन का यूज करना है, रिवीजन करने पे ध्यान देना है। तो ये चीजें हैं मेमोरी का। हमेशा याद रखिएगा मेरी बात कि आपको मगअप करने की कोशिश नहीं करनी है, हमेशा याद करने पे ध्यान नहीं देना है, समझने पे ध्यान देना है, समझने पे ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी का जो फार्मूला है, यूपीएससी इस फार्मूले पे नहीं चलती है कि फैक्ट्स का जो मेमोरी में डालना, इस पे नहीं चलती है, बस कि अंडरस्टैंडिंग के नेचर पे चलती है, अंडरस्टैंडिंग के नेचर पे चलती है। आपको समझना होगा, आपके अंदर अवधारणा को विकसित करना होगा, अवधारणा समझने पर सर्वाधिक बल आपको देना होगा। और ये अवधारणा अंडरस्टैंड टू द कॉन्सेप्ट है। यूपीएससी को अगर डिफाइन करना हो एग्जाम को, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज एन यूपीएससी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट इज एन यूपीएससी। किसी भी रिसोर्स एक सिंपल सा टर्म है, और इस रिसोर्स के टर्म को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, आप इसकी अवधारणा को नहीं समझ रहे हैं, जैसे ऑप्टिमम रिसोर्स है, ऑप्टिमम रिसोर्स है, ऑप्टिमम की अवधारणा को आप नहीं समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं मैक्सिमम रिसोर्स है या मिनिमम रिसोर्स है या ऑप्टिमम रिसोर्स है, तो आपको रिसोर्स समझना होगा। मैक्सिमम का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम का मतलब क्या होता है। तो अवधारणा, अंडरस्टैंडिंग जो है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इक्वल टू यूपीएससी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं यूपीएससी है। और कॉन्सेप्ट समझने का सर्वाधिक अच्छा जो है वो मगअप नहीं करना है, आपको मगअप नहीं करना है, हमेशा कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग पे बल देना है। और अगर आप ये काम करते रहेंगे, आप ये काम करते रहेंगे, जैसे आप हर चैप्टर को डिवाइड करिए, हर पेज को डिवाइड करिए पैराग्राफ्स वाइज में। अगर उसमें 3 पैराग्राफ्स दिए हैं तो 3 पैराग्राफ्स का आप क्या करेंगे, आप जो है क्रक्स बनाएंगे, क्रक्स बनाएंगे। ये जो है क्रक्स कैसा होगा, फ्लो चार्ट होगा, और इस फ्लो चार्ट में आपने कर रखा है, आपने बना रखा है, प्लस आप अपनी उस बुक पे पेन का यूज करके आप वहां पे लिख देंगे पीटी, आप लिख देंगे मेंस, कि अगर मेंस भी लिखना है तो हम यहां से इन लाइंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं लास्ट में क्या होगा कि जब आप चैप्टर्स खत्म करेंगे तो धीरे धीरे जो आपकी विश्लेषण करने की सक्षमता है, जो आपके अंदर एनालाइज करने की प्रॉपर्टी है, वो कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटर रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे, और आप अंतर संबंधित चीजों को जोड़ सकेंगे। और जहां ये चीजें हुई आप कभी भी नहीं भूलेंगे। फॉरगेट जो शब्द होता है वो आपकी लाइफ से चला जाएगा, और आपके अंदर मेमोराइज करने की क्षमता आ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको कीवर्ड्स पता है,
क्यों? क्योंकि आपका बनाया हुआ नोट्स है। क्यों? क्योंकि आपके फ्लो चार्ट्स हैं। तो जब ये चीजें आप किसी भी बुक पे अप्लाई कर सकेंगे तो ये चीजें बहुत आसान आपके लिए हो जाएंगी। और आप यकीन मानिए मेरा कि सबसे बड़ी बात है रिपीटिशन या रिवाइज। जो रिवाइज है ये माँ है, ये माँ है किसी भी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स को या किसी भी चीज को। हमारे भारतीय फिलॉसफी में कहा गया है कि घोड़ा अड़ा क्यों, जो है विद्या भूली क्यों, पान सड़ा क्यों? क्यों? क्योंकि उनको दोहराया नहीं गया, उनको रिवाइज नहीं किया गया। तो ये रिवाइज जो सेंस है ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक अपने आप में माँ है किसी चीज को याद रखने की, किसी भी चीज को याद रखने की। तो आपको याद, आप इतनी मोटी मोटी बुक्स को आप रिवाइज कर नहीं सकते हैं। उसके लिए आपको छोटे छोटे पॉइंट्स चाहिए होंगे और वो छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपने उसमें बनाएं और उनको फिर बार बार आप रिवाइज करें। वो एक मेमोरी की सबसे अच्छी टेक्निक होती है कि जो भी आप पढ़ेंगे, मेमोराइज एवरीथिंग विच यू रीड। और इसके ये जब आप करेंगे तो सबसे बड़ी बात होगी कि जब आपकी परीक्षा आपके सामने होगी, जब एग्जाम हॉल में आप होंगे, तो एग्जाम हॉल में आपको वो आपका लिखा हुआ याद आएगा। और एग्जाम हॉल में जाने के पहले आप सब कुछ रिवाइज करके बैठे होंगे। जैसे कि टॉपर्स को अगर आप सुने या जितने भी अच्छे एजुकेटर्स हैं हमारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, वो सारे लोग कहते हैं कि कम से कम 5 बार रिवीजन होना चाहिए। तो ये 5 बार, एक बार का रिवीजन, एक बार जो आप पढ़ रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, दूसरे बार में इसका हाफ टाइम लगेगा और तीसरे, चौथे और पांचवें टाइम में कोई भी रिवाइज करने में टाइम नहीं लगेगा। पता चला कि आपको खाली फैक्ट्स का ऑब्जर्वेशन करना है और कहीं कुछ नहीं करना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं आप देखिए यहां लिखा हुआ है कि रिपीटिशन इज द मदर ऑफ ऑल लर्निंग। रिपीटिशन, बार बार रिपीटिशन, रिपीटिशन। आपको एक किताब जो है 10 किताबें एक बार पढ़ने से बढ़िया है कि एक किताब 10 बार आप पढ़ें। यहां पर अगर आप ये करेंगे तो आपका जो फेथ है, आपका जो विश्वास है, वो आपके अंदर, आपके खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। विश्वास आपका बढ़ेगा। और हमेशा याद रखिएगा, किसी भी पहले आपके अंदर विश्वास होता है फिर वो धरातल पर दिखता है। आपका विश्वास आपके एग्जाम हॉल में कैरी होगा और वहां पर आप जो है जिस सक्सेस को ढूंढना चाहते हैं या जिस सक्सेस को आप पाना चाहते हैं वो आप तक पहुंचेगी। और इससे कहीं ना कहीं विश्वास से आपका इरादा मजबूत होगा, आप चीजों को कर सकते हैं। तो ये एक जो है इंपॉर्टेंट टेक्निक मैंने आपको बता दी कि किस तरह से आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्गर रख सकें, फेथ अपने में कर सकें। फेथ तभी होगा जब वर्क होगा। जब तक वर्क नहीं होगा तब तक फेथ नहीं होगा, और जब तक वर्क नहीं होगा तब तक फेथ नहीं होगा, जब तक फेथ नहीं होगा तब तक सक्सेस नहीं होगी। तो सक्सेस पाने के लिए आपको फेथ करना पड़ेगा और फेथ पाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। ये मैंने आपको पूरी की पूरी जानकारी दे दी, मेमोराइज एवरीथिंग विच यू रीड। अगर आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चंस पूछना है मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे इस बारे में लिख सकते हैं, मैं आप सभी लोगों का जवाब देता हूं। अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोगों का सुनने के लिए धन्यवाद भी देता हूं। और आइकॉनिक प्राइसेस जो हैं वो 25 जनवरी से हाइक हो रही हैं। जिन बच्चों को भी लगता है वो इस सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं, उन सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि वो मेरा कोड या फिर अपने जिन फेवरेट एजुकेटर्स का कोड वो यूज कर सकते हैं वो यूज करें। मुकुल देव मेरा कोड है, उस कोड को यूज कर सकते हैं, या जो उनके फेवरेट एजुकेटर्स हैं उनका कोड यूज करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आप सभी लोगों को अभी आज के लिए धन्यवाद, मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस कॉन्सेप्ट्स को समझाने में कि मेमोराइज एवरीथिंग विच यू रीड। धन्यवाद आप सभी लोगों का, धन्यवाद।